दिल्ली की शाम हमेशा की तरह चहल पहल भरी थी। लाल किले के आसपास पर्यटकों की भीड़ थी। दुकानों के बाहर लोगों की आवाजाही जारी थी। लेकिन 10 नवंबर की शाम 6:52 पर आई एक तेज धमाके की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही पल में बाजार की रौनक चीख पुकार में बदल गई। हवा में बारूद की गंध घुल गई और सड़कें खून से लाल हो गई। इस एक पल ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, माओं की गोद उजाड़ दी और कुछ परिवारों को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दिल्ली दिल्ली। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया गया है। दरअसल शाम के करीब 7 बज रहे थे। चांदनी चौक की चहल पहल अब शांत होने लगी थी, लेकिन अचानक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास उस शांत फिजा को चीरती हुई एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये धमाका, यकीन मानिए, इतना तेज था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक पहुंची। पलक झपकते ही पूरा इलाका धुएं के गुबार से सराबोर हो गया। हवा में बारूद की एक अजीब दम घोटने वाली दुर्गंध फैल गई। सड़कों पर मौजूद लोग जहां के तहां थम गए और फिर शुरू हुई एक भयानक अफरा तफरी और भगदड़। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। लाल किले की प्राचीरें गवाह हैं इतिहास के हर उतार चढ़ाव की। लेकिन सोमवार की शाम इस ऐतिहासिक धरोहर के पास जो कुछ भी हुआ, उसने आधुनिक दिल्ली के दिल में दहशत का एक गहरा घाव दे दिया है। हुंडई i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई और आसपास के खड़ी 6 गाड़ियां और कई ऑटो जलकर खाक हो गए। हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर चारों ओर धुएं और लाशों के टुकड़े बिखरे थे। सरकार ने इसे संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके का दौरा कर जांच के आदेश दिए। वहीं दिल्ली और मुंबई सहित बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद कल शाम 5:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय की बैठक में भी इस घटना पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि इस धमाके की तह तक जाकर दोषियों को सजा दी जाएगी और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले की पूरी जांच करने और सभी गुनहगारों को पकड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। धमाके के बाद जांच एजेंसियों की तरफ से कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और लखनऊ तक रेड की गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के निदेशक और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। वहीं फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में लगातार एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े मामले में पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टर की पहचान सज्जाद अहमद माला के रूप में हुई है। डॉक्टर सज्जाद अहमद को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। इस मामले में ये छठा एक्शन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से 5वें डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सज्जाद अहमद माला गिरफ्तार किए गए डॉक्टर उमर के दोस्त हैं। नए सबूतों और लीड्स के आधार पर यह आगे की जांच का हिस्सा है। वहीं अभी और लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। वहीं फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में परवेज अंसारी का सहारनपुर से कनेक्शन सामने आया है। इस मॉड्यूल में पकड़े गए डॉक्टर आदिल भी सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। परवेज अंसारी के घर से बरामद हुई कार सहारनपुर आरटीओ में रजिस्टर्ड है। वहीं लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर आकर टिक गई है। बदरपुर के रास्ते दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे कार खड़ी की थी। ऐसे में सवाल यह है कि गाड़ी खड़ी करने के दौरान उमर कहां था? क्या पार्किंग में ही था या 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात कर रहा था या फिर वो इलाके की रेकी कर रहा था और पीक टाइम का यानी कि भीड़ का इंतजार कर रहा था? दरअसल दोपहर 3:19 पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी। उसके बाद 6:22 पर गाड़ी बाहर आई। इन 3 घंटों के दौरान उमर ने क्या किया? किसी से बात की? क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था? वहीं उमर को पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है। ऐसे में उसने दिल्ली की सबसे उच्च सुरक्षा वाले इलाके में
3 घंटे तक रुकने का रिस्क क्यों लिया? क्या कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक उसका सपोर्ट कर रहा था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अब एक एक मिनट की कहानी जोड़ने में जुटी हुई हैं। जिस सफेद i-20 कार में विस्फोट हुआ, उसने 10 घंटे 48 मिनट में राजधानी की कई सड़कों पर सफर किया। स्पेशल सेल ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिससे कार की मूवमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आया है। जांच के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर यह कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई। इसके बाद 8:20 पर इसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखा गया, जहां चालक ने थोड़ी देर गाड़ी रोकी। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रहा है। करीब 7 घंटे बाद दोपहर 3:19 पर ये i-20 कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास बने पार्किंग एरिया में दाखिल होती दिखी। वहीं शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और कुछ देर बाद दरियागंज और कश्मीरी गेट की ओर बढ़ी। शाम 6:52 पर यानी बाहर निकलने के सिर्फ 30 मिनट बाद इस कार में भयंकर विस्फोट हुआ। कुल मिलाकर दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट की कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई हैं। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियों और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं। अब जांच की दिशा दिल्ली से निकलकर कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जा पहुंची है और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले एक नेटवर्क की परतें तब खिलनी शुरू हुई जब 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों के हाथ ऐसे सुराग लगे। इन्हीं सुरागों ने जांच टीमों को तीसरे डॉक्टर उमर की तलाश शुरू करने में एक लीड दी। लेकिन इससे पहले कि एजेंसियां उसे पकड़ पाती, दिल्ली में धमाका हो गया। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे धर दबोचा। पुलवामा निवासी मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था। वो पिछले 3.5 साल से वहीं काम कर रहा था और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने कई अहम राज उगले हैं। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने धौज इलाके में एक किराए का कमरा पर छापेमारी की। वहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद हुई हैं। ये सामान पिछले 15 दिनों में ही मुजम्मिल तक पहुंचा था। अमोनियम नाइट्रेट को छिपाने के लिए उसने 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस तैयार किए थे। शुरुआती अनुमान के अनुसार ये सामग्री किसी बड़े विस्फोट में इस्तेमाल की जानी थी, यानी डॉक्टर के भेष में बैठा एक शख्स आतंकी हमले की योजना पर लगातार काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने जब मुजम्मिल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की तो उसके जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के प्रमाण साफ तौर पर मिले हुए हैं। पुलिस के उसके फोन, लैपटॉप और ईमेल से कई इनक्रिप्टेड मैसेज और विदेशी नंबरों से हुई चैटिंग के डेटा भी हाथ लगे हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारत में सक्रिय था और असलहा जमा करने के साथ साथ एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच के सिलसिले में पुलिस ने डॉक्टर शाहीन शाहिद नाम की महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। शाहीन मूल रूप से लखनऊ के लालबाग की रहने वाली बताई जा रही है। ये वही महिला है जिनकी कार से राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये स्विफ्ट कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई है जहां मुजम्मिल भी काम करता था। तलाशी में कार से क्रिनकॉब असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 राउंड कारतूस, एक पिस्टल और 2 खाली खोखे भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल अक्सर साथ दिखाई देते थे। दोनों के बीच लगातार संपर्क था और कई बार शाहीन की कार का इस्तेमाल मुजम्मिल किया करता था। शाहीन से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को कुछ और नाम और मोबाइल नंबर हाथ लगे हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह साफ हुआ है कि मुजम्मिल और शाहीन का संपर्क दिल्ली, लखनऊ और श्रीनगर के कई नंबरों से था। अब पुलिस को शक है कि शाहीन न सिर्फ मुजम्मिल के करीबी है बल्कि उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराए हैं, यानी कार, ठिकाना और जरूरी सामग्री की व्यवस्था में उसकी अहम भूमिका है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
अभी तक शाहीन की ओर से किसी आतंकी संगठन से जुड़ाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां इसे संभावित स्लीपर सेल के रूप में देख रही हैं। कुल मिलाकर कश्मीर से लेकर यूपी तक में छापेमारी जारी है। इसी बीच विस्फोट के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी की भाभी मुजम्मिला का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से डॉक्टर उमर की भाभी मुजम्मिला का चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने उमर से आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की थी। मेरे बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ था और उन्हें बहुत प्यार करता था। जब भी वो घर आता तो सिर्फ क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहता। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। उमर का बचाव करते हुए मुजम्मिला ने कहा कि वो उस तरह का इंसान नहीं था। मुजम्मिला ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मेरे पति, देवर और सास को अपनी हिरासत में ले लिया है। उन्होंने हमसे उमर के बारे में पूछा तो हमने बताया कि वो दिल्ली में है। फिर वो तीनों को पूछताछ के लिए ले गए। आपको बता दें कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसे गाड़ी के ड्राइवर के मारे जाने की आशंका है। दरअसल एजेंसियां इसे फिदाइन हमला मानकर चल रही हैं। ऐसे में उमर के मारे जाने के शक के तहत उसकी पहचान के लिए मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा एटीएस, फरीदाबाद पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर और हॉस्टल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कई कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये मॉड्यूल विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था और दिल्ली में ब्लास्ट उसी योजना का हिस्सा था जिससे राजधानी में भय और अस्थिरता फैलाई जा सके। वहीं उमर का जिक्र करते हुए उसकी भाभी ने कहा कि उसे पढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। हमने कड़ी मेहनत की ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हमारी देखभाल कर सके। मुझे इस सब पर यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि उमर की सगाई हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वो पिछले 2 महीनों से घर नहीं आया था और उसके यहाँ ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करता था। मुझे बस इतना ही पता है। अब भले ही जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है लेकिन इस हादसे में कई परिवारों को उजाड़ दिया है। श्रीनिवासपुरी, दिल्ली के रहने वाले अमर कटारिया के घर आज मातम पसरा हुआ है। 34 वर्षीय अमर की हर सुबह उम्मीदों से भरी होती थी। भागीरथ पैलेस में वो एक होलसेल दवा की दुकान पर काम करते थे, जहां से रोजमर्रा का कारोबार चलता था। शनिवार को भी वो हमेशा की तरह दुकान से घर लौट रहे थे। हाथ में दवाइयों की थैली थी और मन में भविष्य की योजनाएं चल रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि घर पहुंचने से पहले ही किस्मत की डोर टूट जाएगी। लाल किले के पास जैसे ही कार में धमाका हुआ उसी पल में सब कुछ खत्म हो गया। अमर के परिवार के लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब उनके साथ नहीं है। घर वाले बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पड़ोसी बताते हैं कि अमर न सिर्फ अपने घर के बल्कि पूरे मोहल्ले के मददगार थे। किसी की दवा खत्म हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो, सबसे पहले अमर पहुंचते थे। वो इकलौते कमाने वाले थे। वहीं अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के मंगरौला गांव के 34 वर्षीय अशोक कुमार, जो दिल्ली में बस कंडक्टर का काम करते थे, इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। अशोक दिल्ली में किराए के मकान में पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और माँ गांव में अकेली थी। अशोक हर महीने माँ के लिए पैसे भेजते थे। अब वही माँ, जिन्हें अभी तक बेटे की मौत की खबर नहीं दी गई है, हर किसी से पूछ रही हैं, मेरा बेटा कब आएगा। अशोक न सिर्फ अपने घर बल्कि बहन और उनके परिवार की मदद भी किया करते थे। परिवार के लोगों का कहना है कि वो 2 परिवारों का सहारा थे। अब माँ के आंसू थम नहीं रहे। गांव में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं लेकिन किसी के पास उस मां के लिए जवाब नहीं जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया है। वहीं यूपी के देवरिया जिले के भलुअनी बाजार में आज हर कोई एक ही नाम ले रहा है, शिवा जायसवाल। 30 साल के करीब उम्र का शिवा दिल्ली में व्यापार के सिलसिले में गया था। रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाला शिवा हर 2-3 महीने में दिल्ली जाकर माल खरीदता था। 9 नवंबर की रात वो बस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। 10 नवंबर की रात जब टीवी चैनलों पर दिल्ली ब्लास्ट की खबर चली, तभी परिवार के होश उड़ गए। कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि घायल की सूची में देवरिया के शिवा जायसवाल का नाम भी है। घर में मातम का माहौल है। पिता का साया पहले ही उठ चुका है और मां माया जायसवाल कैंसर से जूझ रही हैं। वो भाजपा के स्थानीय नेता भी हैं। बेटे के घायल होने की खबर सुनते ही वो बेहोश हो गई। परिवार के लोग अब दिल्ली के अस्पताल में पहुंच चुके हैं।
शिवा की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिवार को हर बीतते पल का डर सता रहा है। बहन रंजना कहती हैं कि भैया ने फोन पर कहा था कि माल लेकर 2 दिन में लौट आऊंगा। अब वो अस्पताल में है, माँ पहले से ही बीमार है, हम क्या करेंगे। देवरिया के इस घर में आज सन्नाटा है, बस हर दीवार जैसे शिवा को पुकार रही हो। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती घायलों की सूची लंबी है। शाइना परवीन, मोहम्मद फारूक, विनय पाठक, मोहम्मद सफवान, जोगिंदर गीता देवी, तिलक राज, मोहम्मद शहनवाज, किशोरी लाल। हर नाम के पीछे एक परिवार है जो अस्पताल के बाहर बेचैन खड़ा है, किसी डॉक्टर से, उसकी जुबान से अब खतरे से बाहर है सुनने की उम्मीद में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली, हर राज्य से लोग इस ब्लास्ट में प्रभावित हुए। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है, कई गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं जिनकी पहचान तक मुश्किल हो रही है। कुल मिलाकर जो इंसान कुछ देर पहले तक जिंदा थे, सांसें ले रहे थे, उनकी धड़कन चल रही थी, वो महज चंद सेकंड में मांस के टुकड़ों में तब्दील हो गए। जो तस्वीरें सामने आई वो दिल को झकझोर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं, आखिर क्यों। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।